दोस्तों, यूरोपियन यूनियन शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल इकोनॉमिक अलायंस है जो पिछले 3 सालों से बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ क्रैक्स भी साफ नजर आने लगे हैं। जी हाँ, फिर चाहे वो यूके का ईयू को छोड़ना हो या फिर इस यूक्रेन युद्ध के दौरान फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलना हो, तो क्या ये संभावनाएं भी अब बनने लगी हैं कि ईयू एक दिन फेल हो जाएगा और टूटकर बिखर जाएगा? इसी सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में यूरोप के ज्यादातर देश एक मेंबर के तौर पर हैं और ईयू का एक बहुत ही सीधा सिद्धांत है और वो है कि सिंगल मार्केट, यानी पूरे यूरोप को एक सिंगल मार्केट की तरह ट्रीट किया जाता है। अभी यूरोप के ज्यादातर देश यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं। इससे उन्हें कई तरह के फायदे मिलते हैं, जिससे पहला तो ये है कि यूरोप में शांति बनी रहती है और ईयू के देश आपस में एक दूसरे के यहाँ सेना नहीं भेजते। इसके अलावा आपका देश अगर ईयू का पार्ट है तो आप बिना वीजा के किसी भी देश में न सिर्फ घूम सकते हैं बल्कि वहाँ पढ़ाई और अपना काम भी कर सकते हैं। ईयू के देशों के बीच में इतना कोऑर्डिनेशन है कि अगर आपको एक देश से दूसरे देश सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो कोई एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। यानी अगर आप जर्मनी में कार्स बनाते हैं तो उन्हें फ्रांस भेजने पर आपको कोई अलग से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। और यहाँ तक कि आप अगर अपना फोन लेकर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तो वहाँ आपको रोमिंग चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। इन सभी देशों की एक ही करेंसी है और क्योंकि एक पूरा समूह इस करेंसी को इस्तेमाल करता है, इसलिए आज यूरो दुनिया भर में इतना ताकतवर है। ईयू को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एस्टैब्लिशमेंट की तरह देखा जाता है जो न सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर बल्कि लोगों की प्राइवेसी और राइट्स के बारे में भी सोचती है। इसलिए अमेरिका की तुलना में यूरोपियन यूनियन के देश रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स जैसे पैरामीटर्स पर भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। यूरोपियन यूनियन की अपनी एक अलग पार्लियामेंट भी होती है जहां पर एमपीज को जनता द्वारा ही चुनकर भेजा जाता है और क्योंकि सभी देशों के प्रतिनिधि वहां पर होते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छे तरीके से बातें डिस्कस हो पाती हैं। ये चीज दर्शाती है दोस्तों कि अगर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस को छोड़ दें तो यूरोपियन यूनियन एक अलग देश की तरह ही काम करता है। पिछले कुछ सालों में फ्रांस और जर्मनी की तरफ से ये जोर भी दिया जा रहा था कि यूरोपियन यूनियन को और भी ज्यादा पावर दे दी जाए और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनाया जाए जिसमें सभी देश एक स्टेट की तरह रहेंगे। लेकिन अब लगता है कि इसका उलट होने वाला है और शायद सारा ईयू ही बिखर जाए। ईयू के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, जिसमें से पहली प्रॉब्लम तो उनके देशों के बीच का इकोनॉमिक स्टेटस है। आज इसमें फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग जैसे देश हैं जो कि बहुत अमीर हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसमें ईस्टर्न यूरोप के बल्गेरिया जैसे देश भी, जहां प्रति व्यक्ति आय इन देशों से बहुत कम है। इससे होता यह है कि बल्गेरिया के सभी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर बाकी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स ईयू के बाकी देशों में जाकर जॉब करने लगते हैं या सेटल ही हो जाते हैं। इस ब्रेन ड्रेन के कारण छोटी इकोनॉमिक्स वाले देश हमेशा ही परेशान रहते हैं क्योंकि वहाँ का टैलेंट बाकी देशों में भाग रहा है। इसका दूसरा पक्ष इमिग्रेशन से भी जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या बाकी साउथ ईस्ट एशिया के देश हो। यहाँ के बहुत से नागरिक एक अच्छी जिंदगी की तलाश में अमेरिका या यूरोप के किसी देश में जाना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि शायद जर्मनी या फ्रांस उन्हें वर्क वीजा और सिटीजनशिप ना दे, इसलिए वो भी बल्गेरिया, रोमेनिया और हंगरी चले जाते हैं जहाँ पर सिटीजनशिप मिलना आसान होता है। एक बार जब इन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है, इसके बाद ये लोग भी जर्मनी या फ्रांस जैसे देशों में काम करने चले जाते हैं क्योंकि ईयू के रूल्स के मुताबिक अब वो कहीं भी फ्रीली काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और यूके भी इससे काफी परेशान था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ईयू का पार्ट नहीं रहेंगे और वो इससे बाहर आ गए। ईयू में इमिग्रेशन को लेकर और भी कुछ लॉज हैं जो बाकी देशों को पसंद नहीं आते, जैसे कि अगर किसी देश में कोई प्रताड़ित है या जंग की वजह से उसे वहां रहना है तो ईयू के रूल्स के हिसाब से बाकी देशों को उन्हें शरण देनी पड़ेगी, जिस पर हंगरी का कई बार ईयू से झगड़ा भी हुआ है क्योंकि वो अपने देश में शरणार्थियों को नहीं चाहता। ईयू की दूसरी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जहाँ आपस में तो इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और ये एक दूसरे से काफी खुलकर ट्रेड कर पाते हैं, लेकिन जो देश ईयू से बाहर हैं उनके साथ ट्रेड करने में ईयू के देशों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ईयू के मार्केट्स के कुछ रूल्स हैं जिन्हें बाकी नॉन मेंबर कंट्रीज फॉलो नहीं करती हैं। ईयू के अंदर तीसरी सबसे बड़ी परेशानी वहां की पॉलिटिक्स है। ईयू में चाहे जितने भी मेंबर्स ऐड क्यों ना हो जाएं, लेकिन उस पर हमेशा फ्रांस और जर्मनी का एक बड़ा कंट्रोल रहेगा, जिस वजह से बाकी देशों को ये भी लगता है कि उन्हें पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता। दूसरा ये है कि अब यूरोप में एक डिवाइड हमें नेचुरली भी दिख रहा है। पहले यूके की राइट विंग गवर्नमेंट ने ईयू का साथ छोड़ दिया, अब जब से इटली में एक फार राइट सरकार आई है तब से उसका रूस को लेकर नजरिया ही अलग है, जिस वजह से ईयू अपने वॉर रिस्पॉन्स में भी यूनाइट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि फ्रांस भी अब चीन के करीब आने की कोशिश कर रहा है और रूस से जब तक ऑयल सप्लाई चालू नहीं होगी तब तक ईयू एक एनर्जी क्राइसिस में भी रहेगी ही।
रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद जर्मनी समेत ईयू के कई देशों ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग भी बढ़ा दी है और बहुत से देश ऐसे भी हैं जो खुद को एक न्यूक्लियर पावर बनाने के बारे में एक बार दोबारा सोचने लगे हैं। ईयू के ये सभी क्रैक्स उन्हें एक दिन तबाह कर सकते हैं, लेकिन ईयू के साथ एक परेशानी ये भी है कि बहुत से देशों के पास प्लान बी नहीं है। अगर कल को किसी वजह से ईयू टूट जाता है तो इसके साथ कई सारे देश एकदम से डूब जाएंगे। यूके भी ईयू से इसलिए बाहर निकल पाया क्योंकि वो यूरो नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते थे और पाउंड भी दुनिया में एक रिस्पेक्टेड करेंसी मानी जाती है। लेकिन अगर कल को ईयू ही टूट जाता है तो ये देश अपनी नई करेंसी कैसे बनाएंगे, उसके एक्सचेंज रेट कैसे तय किए जाएंगे और क्या करेंसी चेंज होने से मार्केट में जो कुछ महीने की उथल पुथल होगी उसे ये देश सह सकते हैं। ईयू की मेंबरशिप कई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने का एक टिकट भी है दोस्तों, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज कभी उस तरह से डेवलप ही नहीं हो पाई थी। ईयू के बनने के बाद वो अब अपनी इकोनॉमी को सीधा ग्लोबल ट्रेड से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कंट्री लैंडलॉक भी है तो वो ईयू के किसी दूसरे देश के समुद्री बंदरगाहों का इस्तेमाल करके अपना सामान बाहर शिप भी कर सकती है। ये रियलिटी भी ईयू के फ्यूचर को पेचीदा बना देती है, क्योंकि ईयू मेंबर्स ईयू से परेशान भी हैं, लेकिन वो इसके बिना रह भी नहीं सकते। ईयू दुनिया के बाकी सभी अलायंसेस से अलग है, क्योंकि ये नाटो की तरह कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है और ना ही ये सोवियत यूनियन की तरह एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, बल्कि ईयू की फाउंडेशन प्रैक्टिकल रियलिटीज और एक सिंगल मार्केट पर बेस्ड है, यानी इसकी नींव इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। लेकिन आज के समय में दोस्तों, जब चीन का राइज दुनिया को डरा रहा है और रूस पर जिस हिसाब से इकोनॉमिक सैंक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह हमें दर्शाता है कि इकोनॉमी अब पॉलिटिक्स से इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हम सभी इस नई पॉलिटिकल इकोनॉमी की गेम को खेल रहे हैं, जहां विदेश नीति और रक्षा मंत्रालय भी इकोनॉमी और मार्केट की दिशा तय करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस वक्त ईयू के पास दो मुख्य रास्ते हैं जिस पर चलकर वो अपनी इन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। पहला रास्ता तो बहुत सिंपल है कि मार्केट रेगुलेशंस को वैसे का वैसा ही रखा जाए, लेकिन इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर सभी देशों को अपने अपने रूल्स बनाने दिए जाएं। वर्क वीजास को भी कंडीशनल किया जा सकता है, लेकिन ये कंडीशंस बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, जो कि ईयू के प्रिंसिपल्स के मुताबिक ठीक बैठेगा। लेकिन हो सकता है कि ईयू के देश इन सॉल्यूशंस को ना माने, क्योंकि इसमें बहुत से सैक्रिफाइसेस हैं और ये ईयू की एग्जिस्टेंस को ही थ्रेटन करता है। लेकिन फिर दूसरा रास्ता यही है कि आप ईयू पार्लियामेंट को ज्यादा पावर्स दें, इस यूनियन को स्ट्रॉन्ग करें और इकोनॉमी से इसे एक डिफेंस या आइडियोलॉजिकल अलायंस के रूप में भी तब्दील करना शुरू करें। लेकिन ये स्टेप आपको धीरे धीरे एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की तरफ ले जाएगा, जहां देशों के पास ज्यादा पावर्स नहीं होगी, सभी फैसले ईयू की पार्लियामेंट लिया करेगी। पर फैसला जो भी हो, सभी ईयू मेंबर्स को मिलकर जल्द ही कुछ डिसाइड करना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईयू इस बारे में कुछ कर पाएगा, वो भी खासकर इस साल जब नवंबर में उन्हें 30 साल पूरे होने जा रहे हैं, या फिर अंत में ईयू भी सोवियत यूनियन की तरह बिखर कर टूट जाएगा? उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।